Hello, dear aspirants. Today we are going to start a series for the current affair magazine March 2020 विजन IAS की है जो एवरी मंथ पब्लिश होती है मंथ एंड में। तो अभी मेरे पास जो है वो मार्च की है, तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगी। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर देखते हैं और हम ऐसे जैसे जैसे इसमें काम होता जाएगा जितना आज हो जाएगा उतना, अब बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड कर दूंगी। पहला है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जजेस इन राज्यसभा। ये अभी बात थी जो न्यूज में थी। अब ये क्यों न्यूज में थी? क्योंकि रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नॉमिनेट किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को राज्यसभा के एज अ मेंबर। अब ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, राज्यसभा के लिए किसी चीफ जस्टिस को नॉमिनेट पहले भी हमारे यहाँ किया जा चुका है। जैसे कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, उनको अपॉइंट किया गया था उनके 6 ईयर रिटायरमेंट के बाद, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जस्टिस बहरुल इस्लाम, ही वॉज पहले वो राज्यसभा के मेंबर थे, फिर वो हाई कोर्ट के जज बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने, देन वो फिर से राज्यसभा के मेंबर बने। और जस्टिस काडूर सन्ना हेगड़े जी, अब इन्होंने इन्होंने भी सर्व किया एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। पहले वो राज्यसभा के मेंबर थे, फिर वो मद्रास हाई कोर्ट में गए, देन वो सुप्रीम कोर्ट में, देन वो फिर से वो कहाँ गए? राज्यसभा के। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अब जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको ये पावर्स कौन सी आर्टिकल से मिलती हैं कि वो किसी को नॉमिनेट कर सके? तो ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 क्लॉज 1A में, जिसमें वो 12 पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं जिनके पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। और जो रंजन गोगोई जी को उनको नॉमिनेट किया गया वो हमारे 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ओके, अब ऐसा है कि ये इतना क्यों आया? क्योंकि इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की गई है, ऑल्सो फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिस मूव, कि ऐसा क्यों किया गया। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये विद इन अ 6 वीक ही कर दिया गया है, राइट। तो विद इन अ 6 वीक ये इसलिए 6 मंथ ये इसलिए हमारे क्वेश्चन पुट हो रहा है, सॉरी पहले मैंने वीक बोल दिया था, 6 मंथ ये क्वेश्चन इसलिए पुट हो रहा है कि अभी एक गवर्नमेंट है, तो अभी क्वेश्चन एक तरह के, अगर हम डिसएग्रीमेंट की बात करें तो एक तरह के क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि अगर ऐसा ही होगा तो फिर जो उन्होंने रंजन गोगोई जी ने अपने टेन्योर के बीच में विद इन जब से गवर्नमेंट है तो उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, माइट भी ऐसा हो सकता है कि वो जो डिसीजंस हैं वो उन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में लिए हैं। तो पहले हम इस पर्टिकुलर के इस आर्ग्यूमेंट के फेवर में बजाय पहले हम इसके अगेंस्ट बात करते हैं कि ऐसा क्यों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों इसके लिए फाइल किया गया। सबसे पहला कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ। ये एक तरह का मैसेज हमें मिल रहा है, जो क्या है, जो भी रूलिंग होगा उसके जो भी उनके जो जजेस होंगे वो रूलिंग देंगे किसके फेवर में? जो भी अभी एग्जेक्टिव जो अभी फाइल है ओके, शी विल क्यों ताजो? क्योंकि उनको कोई रिवॉर्ड मिल सके। मोर देन बीइंग अ रिवॉर्ड ऑफ रिटायर्ड जजेस, उनको अपनी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के एक मैसेज सा होता है कि मुझे उससे भी काम करना है। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी ऑफ जजेस से भी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि जो जजेस हैं वो एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन सच मैनर वो बिना किसी फेयर, बिना किसी फेवर के और पॉलिटिकल डिवाइड्स के बिना अपने करियर को कंटिन्यू करें। तो एक तरह की ये इंटीग्रिटी हो रही है कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट सा बना रहेगा, जो पावर में गवर्नमेंट होगी उसके साथ, तो वो उनके फेवर में फैसला ले सकते हैं। वायलेट्स द फंडामेंटल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो फंडामेंटल है उसको वायलेट किया जा रहा है। अब कैसे वायलेट किया जा रहा है कि हमेशा हमने देखा है कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में ऊपर नीचे होता रहता है। कभी ऐसा होता है कि कोई लॉ आया जिसको जुडिशरी ने रिव्यू किया और उन्होंने उस लॉ को आगे जाके फर्दर डिसकंटिन्यू कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे तो उसके ऊपर ही फंडामेंटल आता है कि कोई भी लॉ आ जाएगा तो ये तो मान ही लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी पोस्ट रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट जो भी उनको चाहिए, जॉब चाहिए या कुछ भी, उसके लिए तो उनको गवर्नमेंट के साथ ही रहना है। तो ऐसा करने से अगर फंडामेंटल सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेट हो रहा है तो इससे लोगों का जो ट्रस्ट है उस पे, लोगों के ट्रस्ट के आगे भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि अब हमारी जुडिशरी भी बिक चुकी है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। तो अगर हम देखें कि फेवर में, तो ऐसा पहली बार तो है नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ कि जो आर्टिकल, और दूसरी बात नो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बार, इसके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बार नहीं है कि जो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं वो राज्यसभा में नहीं आ सकते।
ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है आर्टिकल 124 क्लॉज 7 में कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो प्ली नहीं कर सकते, प्ली और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। मगर उसमें क्या बाकी जो पोस्ट है लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके बारे में कुछ नहीं है। अब ऐसा कोई कूलिंग ऑफ पीरियड भी नहीं है जजेस के लिए, जजेस की रिटायरमेंट के लिए। अब कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है कि वो पीरियड मान लो कि अभी आज 2020 चल रहा है, 2020 में रंजन गोगोई, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, 2020 में रंजन गोगोई जी रिटायर हुए हैं, तो 2020 के 6 ईयर के बाद ही वो किसी पोस्ट को एक्वायर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब 6 ईयर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो गवर्नमेंट का टेन्योर होता है वो होता है 5 ईयर्स का। अब 5 ईयर के बाद न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी, तो उस टाइम पे अगर वो आते हैं तो वो उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो इससे कोई लीगल बात नहीं है कि वो आ सकते हैं। दूसरा क्या, नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, ऐसी भी कोई पावर्स की स्ट्रिक्शन लाइक सेपरेशन नहीं है जैसे कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है। फर्दर जो लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी है वो एक साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज उन दोनों का काम क्या है, नेशन बिल्डिंग। इफ देयर आर सच एक्सचेंज ऑफ पर्सनैलिटीज, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात ही है, हम इसको ऐसा लेके चलते। अदर इंस्टांस ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हुआ, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर ये 3 एग्जाम्पल्स बताई है कि राज्यसभा में नॉमिनेट हो चुके हैं। दूसरी एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, जस्टिस सत्यशिवम, उनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ केरला, एंड जस्टिस हदीउल्लाह बिकम, मतलब वो बने थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही हैज, मतलब दूसरी बार रंजन गोगोई जी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन की है, उनको नॉमिनेट किया गया, और जो नॉमिनेट किया गया वो लाइक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट थ्रू विप ऑफ दैट पार्टी, किसी भी पार्टी के वो विप में नहीं होते, लाइक वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विप, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। विप क्या होता है, क्या उसका डिसीजन मानने से क्या होता है, ना मानने से क्या होता है, विप हर पार्टी की अलग अलग होती है, तक ये इस सब का रिप्लाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर लेजिस्लेचर में हमारे जो वहां पर कोई अच्छे जजेस ही बैठेंगे, जज मतलब लाइक उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत बारीकी से देखा होता है, उन्होंने अपनी लाइफ स्पैन में इतने ज्यादा केसेस देख रखे होते हैं कि उनको पता है कि अगर कोई गलत होगा, तो अगर कोई लॉ बनेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कैसे हमारे लिए अच्छा होगा। तो एक तरह की ये वैल्यू ही ऐड होगी हमारे लेजिस्लेचर में। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, हम कर चुके हैं। अब मेजर्स कैन बी टेकन, अब इसके फेवर में भी बातें हैं और इसके आर्ग्यूमेंट्स में भी हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ तो कुछ हुआ नहीं है, तो इसके लिए मेजर्स तो कुछ लेने पड़ेंगे। तो मेजर क्या, मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो 6 ईयर का हो सकता है, तो जो कोई भी जज जो अपना लाइक डिसीजन है वो किसी पर्टिकुलर लाइक जो ऑन गोइंग गवर्नमेंट है उसके फेवर में ना दे। या तो हम ब्रिटेन का मॉडल फॉलो कर ले। ब्रिटेन के मॉडल में क्या होता है, जो जजेस होते हैं वो उनके जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है उसमें जाते हैं, उसमें बैठ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ वहां जाके बैठते हैं, उनकी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे इधर क्वेश्चन मार्क उठेगा ही नहीं कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। या फिर हो सकता है एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ अदर स्टैट्यूट्स टू द जजेस, उनके जो एप्लीकेशन है किसी और स्टैट्यूट की तरफ उनको कर दी, जैसे कि सेक्शन 8 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। ओके, अब पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट और कूलिंग ऑफ पीरियड। अब मैंने कूलिंग ऑफ पीरियड बताया जो आपको मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं आया हुआ तो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके दोबारा से सुनेंगे तो आपको आ जाएगा। ग्रुप ए जो ऑफिसर्स होते हैं वो विद इन 2 ईयर उस अपनी पोस्ट के रिटायर होने के बाद वो किसी भी गवर्नमेंट को नहीं लेते। लाइक आफ्टर 2 ईयर्स दे कैन एक्वायर द पोस्ट, बट विद इन 2 ईयर दे कांट। कैट तो एलिजिबल ही नहीं होते किसी भी पोस्ट के लिए आफ्टर द रिटायरमेंट, एंड यूपीएससी सेम, वो भी किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी अभी ये न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको फिर से रिवाइज करने की बात की है। क्यों, क्योंकि लाइक ऐसा है कि कोई भी इंसान अपनी किसी प्रॉपर्टी को लाइक एक जगह, मान लो कि मेरी एक जगह है, मेरी एक दुकान है, उस दुकान के आगे जो 10 कदम है उसको मैं अपनी दुकान का पार्ट नहीं मान सकती। अगर वो फुटपाथ है तो वो फुटपाथ ही रहेगा। अब ऐसी कोई बात हो रही है कि जो कोई भी इंसान अपने ह्यूमन राइट की लाइक किसी प्रॉपर्टी को लाइक पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस। Recently, the Supreme Court has reiterated that forcible disposition of a person of his private property without due process of law is a human right violation। वो human right की violation है। अब जो right to property है
वो क्या क्यों रहा है, हम इसकी इवैल्यूएशन की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट के अंडर आता था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31। आर्टिकल 19 की क्लॉज 1F में ये गारंटी किया जाता है, ये गारंटी दी जाती है राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, के कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को संभाल सकता है, उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं। और आर्टिकल 31 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि नो पर्सन कैन डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट द कंसर्न ऑफ अ प्रॉपर्टी अथॉरिटी। जब तक कोई प्रॉपर अथॉरिटी उसको नहीं किया तब तक कोई उससे उसकी संपत्ति को नहीं ले सकता। अब आर्टिकल 31 की क्लॉज 2 में दो लिमिटेशंस दी हैं। पहली क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन और कंपल्सरी एक्विजिशन लैंड शुड बी फॉर अ पब्लिक पर्पज, लाइक अगर कोई लैंड पब्लिक पर्पज के लिए है तो उसको एक्वायर किया जा सकता है। दैट सेकंड इज द लॉ एनेक्टेड दैट बिहाफ शुड प्रोवाइड द कंपनसेशन। अगर किसी की लैंड हमने ली है किसी काम के लिए, रोड बनानी है, मॉल बनाना है या कुछ भी जो सरकार का काम है, तो उसके लिए उसको कंपनसेशन देना जरूरी है। तो इन्हीं बातों के चलते क्या हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक अमेंडमेंट्स आई थी। उन अमेंडमेंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो अब ये अमेंडमेंट्स कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले जो हमारा क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी उसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 31A में क्या है, उसमें इंक्लूड किया गया था प्रोविजन के सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ प्रोवाइडिंग द एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड 19। ओके, अब 31B में क्या है, provide the act or regulation mentioned in the 9th schedule। जो भी act और regulations 9th schedule में mentioned हैं was immune, वो immune है from the judicial review and cannot be nulled on the basis and they might violate any of the fundamental rights। जो कि अभी पहले तो था कि उनको जो भी 31B में क्या है, जो भी हमने 9th schedule के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन लिया है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन अब वो बदल चुके हैं, अब उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब जो 9th schedule है वो ऐड किया गया था, Constitution that government could pass certain law which were be kept to immune the judicial review। बट अब ये वाला जो है ये हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता, अब इसका भी जुडिशियल रिव्यू होता है। उसके बाद जो 4th अमेंडमेंट आई, पहली अमेंडमेंट में हमारे पास क्या हुआ था, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल। उसके बाद 4th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, एक्सटेंड कर दिया गया था स्कोप को आर्टिकल 31A पे। 31A में क्या था, जिसमें प्रोविजन दी गई थी फॉर द सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ, कुछ एक लॉ को किसके लिए, एक्विजिशन ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड 19, एक्वायर करने के। उसमें ऐड कर दिया गया कुछ कैटेगरीज को भी, कैटेगरीज ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच वर टू बी इम्यून फ्रॉम लिटिगेशन अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 31। अब इसमें उसके बाद 17th अमेंडमेंट आई जिसमें स्टेट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। अब तक यहाँ पर हम लोगों ने स्टेट वर्ड देखे, इससे पहले तक स्टेट वर्ड डिफाइंड नहीं था। ओके, उसके बाद 25th अमेंडमेंट, उसमें 31A को 31 एंड एडेड अ न्यू आर्टिकल 31C। मतलब 31A और B हम पहले देख चुके, जो फर्स्ट अमेंडमेंट में आए थे 31A, फिर उसके 4th अमेंडमेंट में उसमें स्टेट को डिफाइन किया गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 31C है। 31C में क्या किया गया, सेविंग की गई, लॉ गिव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 39B 39C वर गिवन द प्रेसिडेंस ओवर आर्टिकल 14, 19 एंड 31। उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दी गई ओवर द 14, 19 एंड 31। उसके बाद जो 42nd अमेंडमेंट हुई, जिसमें क्या था कि उसमें क्या किया गया, 31C को प्रेसिडेंस टू ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ के ऊपर ऑल ओवर द 14, 19 एंड 31। दिस वाज डीम्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द जुडिशरी, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया कौन सी केस में, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उसके बाद जो हमारे पास आता है आर्टिकल जो हमारी अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमारा जो 31 एक्ट आर्टिकल है उसको हटा दिया जाता है, उसको रिपील कर दिया जाता है और एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर दिया जाता है, आर्टिकल 300A। ओके, अब आर्टिकल 300A, अब अगर इसको फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया, रिपील सिर्फ 31 नहीं हुआ, उसके साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का F भी रिपील हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो हमारा
राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल लाइक वो हमारा फंडामेंटल राइट ना होके वो हमारा कौन सा राइट बन जाता है, लीगल राइट। अब लीगल राइट है तो उसमें क्या है वो हम पढ़ते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A में हमें क्या क्या प्रोविजंस मिली है। जो आर्टिकल 300A है वो स्टेट करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव द अथॉरिटी ऑफ लॉ। दिस मीन्स दैट कि जो प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, वो अब क्या है, इंडिविजुअल वुड नॉट बी कम्पिटेंट टू मूव to Supreme Court under Article 32 for any violation of Article 300A. Also, a law will be necessary to deprive a person of his property. अब उसके आर्ग्यूमेंट में उसके फेवर में क्या क्या बातें आती हैं, लाइक टू reinstate it as fundamental right. It would protect citizens from unwarranted state action in the name of acquisition. Like कि कोई भी स्टेट लाइक कोई कह दे कि हम ये प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं मास डिस्प्लेसमेंट के नाम पर, वो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके उसका प्रॉपर कंपनसेशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट विल प्रॉपर कंपनसेशन देना ही होगा। इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द जुडिशरी। अब इससे जुडिशरी को भी एक सपोर्ट मिल रही है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट is only safeguard against the fear of arbitrariness of a state action. For example, a fair balance test. अब फेयर बैलेंस टेस्ट क्या है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। फेयर बैलेंस टेस्ट में क्या है कि अगर कोई भी अकॉर्डिंग टू इट टेकिंग अ प्रॉपर्टी विदाउट पेमेंट, कि हम किसी से अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं लाइक एज अ गवर्नमेंट, तो हम उसको बिना रीजनेबल जो भी उसकी पर्टिकुलर अमाउंट बन रही है उसको दिए बिना हम उससे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये अगर ऐसा करते हैं इट विल बी कंसिडर एज अ इट कुड नॉट बी कंसिडर एज अ जस्टिसेबल, लाइक इसे जस्टिस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज टैकलिंग मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस इन कैलकुलेटिंग फेयर कंपनसेशन, कि इसके लिए लैंड ऑनर्स एट द टाइम ऑफ लाइक उस टाइम पे क्या हमारा लाइक क्या उस लैंड प्रॉपर्टी का प्राइस चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग उन लाइक जहां पर वो उनको लेके जा रहे हैं मास मूवमेंट के बाद, तो वहां पर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग उनको देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनसिक्योर टाइटल एंड पुअर लैंड रिकॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा हमारे पास क्या आता है, जो बहुत सारे सिटीजन्स होते हैं जैसे हम देखते हैं दिहाड़ी मजदूरी, जो लोग क्या होते हैं अपनी स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में जाते हैं जस्ट टू अर्न द मनी। अब वो अपने इतनी संभाल नहीं कर पाते, उससे कुछ जो लोग हैं पुअर जनरेशन से उनको इतना मेंटेनेंस की प्रॉब्लम रहती है अपने रिकॉर्ड की, तो उस टाइम पे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट डिस्पाइट द पीपल लिविंग इन द लैंड और द लैंड फॉर जनरेशन। लाइक अब ट्राइबल की भी अगर हम बात करें उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता बट वो रह तो रहे होते हैं ना, तो उनका लाइक उनके लिए भी ये एक फेवर में जाती है। दूसरा है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी रिमेन अ लीगल राइट। अब यहाँ पर तो हमने बात किया कि उसको फंडामेंटल राइट दोबारा से बना दिया जाए कि एक फेयर बैलेंस बन के आएगा। दूसरा क्या है कि इससे लोगों का जो लाइक फंडामेंटल राइट्स हो हमें रहता है कि हाँ ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उनके जो प्रोटेक्ट्स हैं उनको सबको बचाया जा सकता है। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं वो लीगल राइट ही ठीक है, क्यों लीगल राइट ठीक है, तो इससे लाइक यहाँ पर अगर किसी से प्रॉपर्टी लेनी है तो उनको फेयर बैलेंस टेस्ट को भी पास करना होगा, जो उनके पास रिकॉर्ड्स हैं वो भी मिलने जरूरी है, अगर नहीं मिलते तो वो नहीं ले पाएंगे। तो लाइक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे जाके अगर फंडामेंटल राइट दिक्कतें ज्यादा होंगी। अब लीगल राइट में क्या है कि लैंड एक्वायर करना ईजी है, जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, उनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें करनी है, तो इससे क्या होगा कि अगर वो इसी चीज में लगे रहेंगे तो उनके ऊपर एक जुडिशियल बर्डन बना रहेगा। और हमें भी पता है कि हमारे देश की जुडिशरी में क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर केस चल रहा है उसको पास होने के लिए 4, 5, 14, 15 पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, कि अगर किसी ने अडल्टहुड में ये केस स्टार्ट किया था तो उसके बुढ़ापे तक जाता है, तब तक उस चीज की उतनी वैल्यू नहीं रह जाती। इट इज गवर्नमेंट इन इट वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये लीगल राइट है तो इससे एक तरह की गवर्नमेंट को वेलफेयर में हेल्प मिल रही है। अगर मान लो कोई रोड बनानी है, रोड के बीच में घर आ रहा है, अब उस घर के ऊपर अगर केस चलता रहेगा तब जब ना तो वो कभी रोड बन पाएगी सालों साल, ना ही आगे मतलब आगे उसका फर्दर काम हो सकता है। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि इसको लीगल राइट ही रहने दो। अब हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, अगर हमने ऊपर जाके दिक्कतें देखी हो कि लोगों के पास एक तो रिकॉर्ड नहीं रह पा रहा, दूसरा क्या हमारी जुडिशरी में प्रॉब्लम है, तीसरा लाइक उन्हीं को ही हम आगे कंक्लूड कर देंगे। पहला क्या, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको हमें कंप्यूटराइज करना चाहिए। दूसरा क्या, नीड टू डेवलप द इंस्टीट्यूशन, हमें ऐसी इंस्टीट्यूशन बनानी चाहिए जिससे इजीली एसेसिबल हो
को मैकेनिज्म प्रोवाइड करना और इस्टेब्लिश करना लैंड टाइटल्स को कि ये लैंड जा किसको रही है। जैसे हमने अभी इनसिक्योर टाइटल्स की बात की थी, ये लैंड है किसकी, जिनको पता ही नहीं होता, लाइक वो तो जनरेशन से रह रहे हैं, उनको तो जिसको हम बोल रहे थे पुश्तैनी घर, उस पुश्तैनी घर का एक्चुअल में किसके ऊपर राइट है वो तो नहीं हमें रहता। तो इसके लिए एक प्रॉपर हमें इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने की जरूरत है। गवर्नमेंट मस्ट फॉलो गाइडलाइन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल इट कैलकुलेट फेयर कंपनसेशन लैंड एक्विजिशन लाइक जो एक्ट है उसके रिगार्डिंग। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी अवॉइडेड, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट को अवॉइड किया जाए, बट इट्स नेसेसरी, अगर ज्यादा ही जरूरी है तो एक रिहेबिलिटेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए कि हाँ अगर हम आपकी पर्टिकुलर एरिया को ले रहे हैं, वहां पर कॉलोनी बनानी है, वहां से आपके जो पुराने घर है, स्लम एरिया के घर है, उनको हटाया जा रहा है, तो उनको एक पर्टिकुलर कंपनसेशन भी मिलना जरूरी है। और कोशिश की जाए कि लैंड जो मास डिस्प्लेसमेंट है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट है, उसको रिमूव किया जाए। तो ये था हमारे पास जो सेकंड आर्टिकल है जो था राइट टू प्रॉपर्टी का, जिसमें बात चल रही थी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है पहले वो फंडामेंटल राइट था, फिर वो लीगल राइट बना, उसके बाद अब उसकी फिर से बात चल रही है कि उसको दोबारा से फंडामेंटल राइट बनाया जाए। उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में जो जो पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े। इसमें हमने फेयर बैलेंस टेस्ट पढ़ा, इसमें हमने ये भी चेक किया कि ऐसे मतलब कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं। जैसे हमारी जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी उसमें 9th शेड्यूल 31A 31 लाइक उसमें 9th शेड्यूल हुआ था, 31A और 31B ऐड किए गए थे। उसके बाद हमारी 4th हुई थी जिसमें क्या हुआ था 31C ऐड हो गया था। उसके बाद हमारी 31A एडिंग अ फ्यू, उसमें कुछ और कैटेगरीज ऐड कर दी गई थी। देन 17th अमेंडमेंट में स्टेट को डिफाइन किया गया था। 25th अमेंडमेंट में आर्टिकल 31C को ऐड किया गया था। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद जो 44th हुई थी उसमें 300A को ऐड कर दिया गया था। आर्टिकल 31 को रिपील किसके साथ किया गया था, 91F को, और आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये हमने बहुत बार सुना होगा, लाइक अभी जो रिसेंटली मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था, ये क्यों अब लाइक ये अभी न्यूज में क्यों था, इसमें क्या हुआ था कि स्पॉटलाइट में था क्योंकि मध्य प्रदेश में एक लाइक रातों रात हमारी जो गवर्नमेंट की जो चेंजेस थी वो रातों रात देखने के मिलेंगी। अब ऐसा क्या था, जो 22 रेबल मेंबर्स थे मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने लाइक टेंडर्ड देयर रेजिग्नेशन टू द स्पीकर, उन्होंने स्पीकर को दे दिया था, देयर बाय डिफेक्टिंग फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ऑफ द स्टेट। जो रूलिंग पार्टी थी उसको उस पे असर पड़ा था। अब एक टाइम पे 22 मेंबर अगर एक साथ रिजाइन दे देंगे उस पर्टिकुलर पार्टी से तो उससे तो होगा। तो अब ये क्या है, दिस रूट बाईपासिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ, क्यों, क्योंकि उन्होंने 22 मेंबरों ने दिया था। अब पहले हम देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, उसके बाद क्या हुआ था, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट लाइक उसके बारे में पढ़ते हैं। अब पहला जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है, 10th शेड्यूल। अभी हम ऊपर 9th शेड्यूल भी पढ़ के हैं। 9th शेड्यूल डील करता है हमारी प्रॉपर्टी के साथ, और 10th शेड्यूल है वो किसके साथ करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। और टोटल हमारे पास 1 से लेके 12 शेड्यूल तक है। ओके, अब इसको एंटी डिफेक्शन लॉ कब इंसर्ट किया गया था, 1985 में, जब हमारी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। अब इसमें क्या था, एक lay down the process by which legislator may be disqualified on the ground of defection। अब डिफेक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, मान लो कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ATN में कैसे होती है। हम पता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है, मतलब मेंबर्स, अगर कोई मेंबर है इंडिपेंडेंट मेंबर है या नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है। अब मेंबर्स में क्या है, 2 ग्राउंड्स पे ही हमारी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हो सकती है। पहला क्या है, इफ अ मेंबर वॉलेंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। अगर कोई मेंबर कहता है कि नहीं भाई मुझे अब लाइक मेंबर नहीं रहना है, तो ठीक है, he or she shall be disqualified voluntarily from the particular party and by resigning the party। Even without resigning, a legislator can be disqualified अगर वो by his conduct of speaker, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन, concerned house draw the reasonable inference that the member voluntarily given up the membership of this party। If a legislator vote in the house against the direction of party, तो उसको भी disqualification like एंटी डिफेक्शन के अंदर ही लिया जाता है। दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट मेंबर। अब इंडिपेंडेंट मेंबर्स की क्या होती है कि कोई भी मेंबर he become disqualified to remain member of the house if he join, अगर वो ज्वाइन कर लेता है किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस के बाद। अगर वो इलेक्शंस के पहले ज्वाइन करता है दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन अगर वो इलेक्शंस के बाद किसी
पर्टिकुलर पर्सन किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उसको भी लाइक वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आता है। नेक्स्ट इज नॉमिनेटेड मेंबर, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, अगर तो वो विद इन 6 मंथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक बार ज्वाइन कर लेता है, देन उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं लेके आएंगे। लेकिन अगर वो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ वो ज्वाइन कर रहा है किसी पार्टी को, उस पार्टी की सीट के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो भी एंटी डिफेक्शन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन अंडर द लॉ। अब कुछ एक्सेप्शन है, अब मैंने आपको ये बात तो बोल दी कि चलो हम इसी का देखते हैं। कुछ एक्सेप्शन क्या है, अगर एक पार्टी के 2/3 मेंबर ही पार्टी से रिजाइन दे देते हैं, तो 2/3 मेंबर एक लेजिस्लेटिव पार्टी को छोड़ देते हैं या फिर वो पर्टिकुलर पार्टी में मर्ज हो जाते हैं। अब जैसे 2 पर्टिकुलर पार्टीज मिलके एक गठबंधन की सरकार बना लेती है, तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं माने जाएंगे। ओके, इफ अ पर्सन, अब एक पर्सन था, एक पार्टी में 10 बंदे थे, 10 में से एक पर्सन को लोकसभा का स्पीकर के लिए चूज कर लिया गया या चेयरमैन के लिए चूज कर लिया गया, तो इसका मतलब तो उस पर्सन के ऊपर भी एंटी डिफेक्शन का नहीं आता। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई एंटी डिफेक्शन लॉ नीड टू बी ओवरऑल, इसको ओवरऑल करने की जरूरत क्यों है। rampant defection in spite in the law, as allegation क्या एलिगेशन आती हैं लेजिस्लेटर के ऊपर कि वो डिफेक्ट करते हैं, वायलेशन करते हैं। लॉज हैव बीन मेड इन सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग द आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर एंड मेनी मोर स्टेट्स, राइट। अब यहाँ पर क्या है, स्टैब्लिशिंग अ कल्चर एज वेल एक्सेप्टेंस ऑफ डिफेक्शन। अब वहां पर वो इस कल्चर को प्रचलित भी कर रहे हैं और उसको मान भी रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चनेबल पोजीशन ऑफ द स्पीकर। अब जो स्पीकर है, अब ऐसा माना जाता है कि जो स्पीकर होते हैं जिस भी ऐसा होता नहीं है बट ऐसा कहते हैं, जिस भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पार्टी से कब स्पीकर है वो किसी ना किसी पार्टी से तो आएंगे ही ना, तो वो जिस पार्टी से वो आए होते हैं वो हमेशा उसी के फेवर में जो फैसले हैं वो ज्यादा लेते हैं इस बात को। दिस वाज अ चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट इन Kyoto-Holla case, which ruled that the speaker, while deciding petition under anti-defection law, exercise judicial powers akin to the tribal, hence their decision would be subject to scrutiny of High Court and Supreme Court। पहले ऐसा था कि उनके जो डिसीजन होते थे उनको हम लोग नहीं यूज कर सकते, लेकिन इसमें है कि हम यूज इनका रिव्यू कर सकते हैं। So further, the Supreme Court in Karnataka rebel MLA case said speaker's political affiliation cannot come in the way of disqualification of petition. Okay. अब इसको हम स्ट्रेंथ कैसे, अब इसकी ओपन इंटरप्रिटेशन है, फर्स्ट ग्राउंड डिस्क्वालिफाइंग द लेजिस्लेचर एंड डिफेक्टिंग द पार्टी ऑफ इन हिज वॉलंटरली गिविंग अप। Okay, Supreme Court has clarified this point by saying that presiding officer who acts as a tribunal has to draw the reasonable interference of from the conduct of legislature। अब इसमें बोला गया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर हमारे पास केस आता है कि ऐसा, तो हम तो उसको डील करेंगे, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन हैं और जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी की क्या बोलते हैं हम उनको, चेयरमैन है या स्पीकर है, उनको एक डिफाइन करना चाहिए कि पर्टिकुलर उसकी उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। अब कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है इसको, ऑल्टरनेट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। अब इसमें क्या है कि जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पार्लियामेंट शुड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्पीकर विद द परमानेंट ट्रिब्यूनल हेडेड बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट, मतलब उन्होंने ऐसा बोला तो जो उसका जो डिसीजन है वो थोड़ा स्विफ्टली और इम्पार्शली लिया जा सकता है। दूसरा क्या, रीजनेबल टाइम फ्रेम टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन केस बाय द स्पीकर। एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल रख दिया जाए कि इतने टाइम तक अगर कुछ है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाए, तो उसको उसकी विद इन अ रीजनेबल पीरियड, एक पीरियड रखा जाए। अगर इसके पार है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विद इन अ पीरियड ये हो रहा है तो इसको डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। It further said that unless there were exceptional circumstances, disqualification petition under the 10th schedule should be decided by speaker within 3 months, मतलब 3 मंथ के बीच ही सर इसका डिसीजन लेके इसको खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट टाइटल एथिक इन गवर्नेंस एंड वेरियस अदर एक्सपर्ट कमिटीज have recommended that the issue of disqualification of member on ground of defection should be decided by the president governor on the advice of election commission। election commission की
जो एडवाइस है उसके ऊपर ही लाइक इसके एथिक्स इन गवर्नेंस को एक्सपर्ट लाइक कमेटी के साथ उसको डिस्कस किया जाए। अब नेक्स्ट, अब इसमें हमने देख लिया कि जो क्यों हमारा किसी पर्टिकुलर को लाइक हमारे मेंबर्स की कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंस, नॉमिनेटेड और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें कौन से शेड्यूल में आता है। 52 लाइक शेड्यूल कौन सा है, 10th शेड्यूल, और 52 इसकी अमेंडमेंट है। और कब लाइक किसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर लेके आएंगे, किसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं लेके आएंगे। क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट उसका जो फाइनल डिसीजन है कि कौन लाइक किसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उसको निकाला जाता है, किसको नहीं, उसका प्रायर फैसला किसके किसके थ्रू लिया जाता है, लाइक जो चेयरिंग पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ड्राफ्ट रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म। ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एक रिकमेंडेशन आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसको हम पढ़ते हैं। ये न्यूज में क्यों था? अब रिसेंटली एक जो हमारी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिश किया, उसने मेजर रिकमेंडेशन टू रिवैम्प इट्स फंक्शनिंग एंड इनवाइटेड सजेशन फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से कुछ लिए सजेशंस मांगने की डिमांड की। अब इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, लोकसभा की जब इलेक्शन हुई, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड कॉन्स्टिट्यूटेड 9 वर्किंग ग्रुप्स, लाइक 9 वर्किंग ग्रुप्स में उसमें सारा काम हुआ है। कंप्राइजिंग उसमें कौन कौन आते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ ECI लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल एंड स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर्स, जिन्होंने प्रेजेंट किया उस ड्राफ्ट की रिकमेंडेशन को। अब वर्किंग ग्रुप्स हैं जो कलेक्ट करते हैं इनपुट फ्रॉम द फील्ड एंड analyzed these inputs in context of existing legal and institutional framework. अब इसमें कुछ मेन रिकमेंडेशंस क्या आई हैं वो हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारी जो अब लोगों से सजेशंस लाइक जो सजेशंस हैं वो लोगों से मांगे गए हैं, तो इस हिसाब से लोगों की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, उनको हम देखते हैं। पहला क्या है, जो वोटर रजिस्ट्रेशन है उसे ऑनलाइन कर दिया जाए, ठीक है। और द वोटर एज एट लाइक रिस्पेक्टिव वोटर एट द एज ऑफ 17 ईयर, इसकी फैसिलिटी स्कूल और कॉलेज में ही मिल जाए, ठीक है। स्कूल और कॉलेज में उसकी रजिस्ट्रेशन कर दी जाए एट द ईयर ऑफ 17, क्योंकि हमें भी पता है कि स्कूल एज 17 तक बच्चे स्कूल में ही होते हैं। दूसरा क्या है, एक इलेक्टोरल रोल बनाया जाए ग्रेजुएट्स का एंड टीचर्स की कॉन्स्टिट्यूंसी थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसको हम ईरोनेट और विद द प्रोविजन ऑफ एपिक। एपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फोटो आईडी कार्ड फॉर द वोटर्स। ओके, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि हमारे जो इलेक्शन कार्ड होते हैं, जो वोटर कार्ड होते हैं, उसमें जो फोटो लगनी स्टार्ट हुई है वो कौन से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के ड्यूरिंग स्टार्ट हुई है, उनका नाम बताओगे। ओके, इट रिकमेंड्स क्वार्टरली 6 मंथली क्वालिफाइंग डेट फॉर द वोटर रजिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ एनुअल डेट ऑफ क्वालिफाइंग डेट, कि वो 6 मंथ के बीच में इस चीज को क्वालिफाई करे इंस्टेड ऑफ के विद इन वन एनुअल डेट। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सिटीजन फेसिंग services, integration of voter registration process with citizen facing the services such as DigiLocker and Umang। अब DigiLocker क्या है? हमारी जो गवर्नमेंट लाइक इसमें क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और अब लाइक हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं या एक्सेट्रा बहुत सारे काम, लेकिन उसमें हम अपने हर बार अपने डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जा सकते, कुछ भी हो सकता है। हम तो पॉजिटिव सोचेंगे लेकिन नेगेटिव भी है कि मान लो हमारे जो नोट्स हैं वो खो गए या हमारे जो डिग्रीज हैं वो खो गई, अब उनको हम दोबारा तो लाने के लिए रहे, तो हम क्या करते हैं, डिजी लॉकर में उसको स्कैन कर लेते हैं और उसमें हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं और वो वैलिड होते हैं और हम किसी को भी दिखाएं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लाइक चाहे हम किसी जॉब के लिए गए हैं या कहीं भी। नेक्स्ट दूसरा क्या है? उमंग। उमंग क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये दोनों है जिसको हम यूज करके अपने पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहां रख सकते हैं, लाइक इनका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वोटर की फैसिलिटेशन, अब ये तो हो गया वोटर की रजिस्ट्रेशन के लिए कि ऑनलाइन कर दो, स्कूल टाइम पे कर दो, उनकी 6 मंथ विद इन 6 मंथ उनको क्वालिफाइड रिकमेंड कर दो। सिटीजन की जो फेसिंग सर्विसेज है उनके पास हमेशा लाइक उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे पास हमारा लाइक वोटर कार्ड नहीं है, तो वो सब उनको बोलना चाहिए कि वो डिजी लॉकर में। अब दूसरा क्या, वोटर फैसिलिटेशन, और उसमें क्या सिंगल सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक सिंगल सिंप्लीफाइड फॉर्म रखो जिसमें क्या हो जितनी भी सर्विसेज हैं टू वोटर सच एज रजिस्ट्रेशन कराना है या एड्रेस चेंज करना है या डिलीट करना है किसी नाम को, लाइक किसी का डेथ हो गया या उस सब के लिए एक ही आप सिंप्लीफाइड फॉर्म रखो
ठीक है, जिसमें क्या हो, जो डोर स्टेप पे आप जैसे हमारे पेटीएम में घर ही आ जाती है, हम बोलते हैं कि हमें अपना केवाईसी रजिस्टर करना है तो हमारे घर आई कर जाते हैं, ऐसा कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म रखो। एक्सपैंड करो नेटवर्क को, लाइक इसमें वो अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर सकते हैं बाय इलेक्टोरल सर्विसेज सेंटर को या वाटर फैसिलिटेशन सेंटर्स के साथ टू स्ट्रीमलाइन द सर्विसेज। Initiative like digital electronic calendar and GIS based electronic atlas, ये सब भी यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ और वोटिंग मेथड्स भी वो यूज कर सकते हैं जिससे लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े। अब दूसरा क्या, आउटरीच। अब वोटर पार्टिसिपेशन, अब इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, अभी हमने बोला कि वोटर पार्टिसिपेशन बढ़े। अब क्या है, मान लो कि मैं कर्नाटका में जॉब करती हूँ, बट मैं रहने वाली हूँ दिल्ली की, लेकिन मेरी जॉब है कर्नाटका में। तो मैं वोट डालने के लिए एक दिन के लिए अगर मैं आना भी चाहूँ दिल्ली कर्नाटका से, तो ये बहुत दिक्कत है। तो अगर मान लो कि मैं जॉब कर रही हूँ कर्नाटका में, तो उस टाइम के लिए हमारी जो इसमें है कि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं अपना जो एड्रेस है वो चेंज करवा पाऊंगी, एंड जो भी आगे फर्दर है वो मैं कर्नाटका में ही वोट दे पाऊँ, ऐसा कुछ। आउटरीच, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अब हमें पार्टनरशिप की जरूरत है कुछ पीएसयू के साथ, प्राइवेट ट्रेड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि एक अवेयरनेस आए लोगों के दिमाग में। चुनाव पाठशाला ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे हमारी एक वोट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, मीडिया एज एन आउटरीच टूल। मीडिया का मतलब न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है, वेब टीवी, वेब रेडियो, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पीरियोडिक स्वीप क्या है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इन सबको यूज करके हम एजुकेशन एंड अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है, ये कुछ और रिकमेंडेशन आई हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हम लोगों ने देखा होगा कि उनका बहुत ज्यादा खर्चा होता है जब इलेक्शन होती है, तो ऐसा होना चाहिए कि उनको अपने जो खर्चे हैं उन पे एक कैप लगा देनी चाहिए कि हाँ आप 10, मान लो एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि 10,000 ही खर्च करना है, कि आप 10,000 से खर्चा नहीं करोगे। अगर ऐसा होता है तो आप के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया रेगुलेशन, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने की जरूरत है, जैसे कि इसके बारे में हमारे लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इंक्लूड किया गया है विद इन एम्बिट ऑफ आर्टिकल 126। लाइक इसको भी थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आया वो है नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। अब इसमें क्या है, लाइक ये नेक्स्ट आर्टिकल है, ऊपर वाला आर्टिकल हमने देख लिया कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ सजेशंस मांगे थे लोगों के लिए, ताकि हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसमें थोड़े सुधार लाए सके। उसमें लोगों ने कुछ एक लाइक रिकमेंडेशंस दी हैं, उनके बारे में हमने बात की है कि हाँ, कुछ रिलेटेड न्यूज ये भी है कि जो हमारा आधार कार्ड है उसका लिंकिंग आधार कार्ड विद वोटर आईडी कार्ड। द लॉ मिनिस्ट्री हैज गॉट द प्रपोजल फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन टू लिंक द आधार कार्ड विद द इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, लाइक उन दोनों के साथ उसको कनेक्ट करना किया जाए। ओके, और जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिले, जैसे मैंने आपको कर्नाटका दिल्ली वाली एग्जांपल दी है। अब आपको एक और इप्रोनेट हमने देखा था, अभी इसमें आया था कि इप्रोनेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इप्रोनेट क्या है, एक वेब बेस्ड सिस्टम है जिसमें इलेक्टोरल ऑफिशियल्स इट ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट स्टार्टिंग विद such as elector registration, field verification and electors etc होते हैं। अब आपको यूपीएससी पूछ सकता है ERO नेट क्या होता है। अब अगर तो आपने पढ़ा हुआ है कि ERO नेट क्या है भाई, इलेक्शंस के साथ रिलेटेड है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरा है नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। इसमें क्या है, वाई न्यूज ये क्यों था, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि व्हाइट पेपर में होता क्या, लाइक वो क्या होता है। ओके, एक व्हाइट पेपर विद टाइटल स्ट्रेटेजी एंड नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम नोड के बारे में बात की है। अब ये नोड है क्या, अब अगर हम पहले इस इमेज को ध्यान दें, इसमें ऑटोमेशन बिल्डिंग सिस्टम एंड इनेबलिंग इकोसिस्टम की बात चल रही है। इसमें पहले में है क्या, जो लाइक 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेज में क्या है, ऑटोमेशन की जा रही है डिस्क्रीट और लाइक ऑफलाइन टू ऑनलाइन, जो भी अपना काम है उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन करो, डिजिटलाइजेशन करने की बात की है पब्लिक के रिकॉर्ड को। और दूसरे क्या है, E2E लाइक एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज डिजिटलाइजेशन सर्विस डिलीवरी। अब 2 पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर अगर कुछ ना कुछ होना है तो उसको डिजिटली किया जाए। लाइक अगर मैन्युफैक्चर एक जगह एक डोर बन रहा है, एक जगह कुछ बन रहा है, दूसरी जगह उसका कुछ पार्ट बन रहा है, तो उन दोनों का जो भी काम है वो डिजिटली किया जाए। यूनिफाइड ई गवर्नमेंट पोर्टल्स, लाइक जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं वो एक साथ जुड़े हों, जो एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। जो बेसिक डाटा है उसका ऑनलाइन ही एनालिसिस किया जाए। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, ओपन किया जाए
इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफरिंग सीमलेस सर्विस डिलीवरी, लाइक जो हमारी डिलीवरी है वो थोड़ी आसान रहे, लोगों का उस पर ट्रस्ट है, इस सब चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, इसकी 3 स्टेजेस हैं। ये अब न्यूज में क्यों था, ये हमें ज्यादा बताना चाहिए। दिस व्हाइट पेपर हाईलाइट इन द न्यूज, इसका की एलिमेंट क्या था, पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर अप्रोच टू डिजिटल गवर्नेंस। मतलब अभी बात चल रही है कि हमें जो एक अपनी जो गवर्नमेंट है उसको डिजिटली करने की जरूरत है, बिकॉज अभी अभी जो कोरोना काल चल रहा है, लाइक कोरोना वायरस के चलते हम लोग क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं कि उसमें हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारा काम तो चलना चाहिए ना, कैसे तो इकोनॉमी हमारी खराब हो रही है, तो इसके लिए उसको डिजिटल गवर्नमेंट की एक अप्रोच है, लाइक गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इट एस्टैब्लिश द डिजाइन प्रिंसिपल दैट कैन हेल्प रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ ओपन डिजिटल इकोसिस्टम टू क्रिएट ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट अक्रॉस सेक्टर्स। एग्जाम्पल्स क्या है, अब एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 3 है यूपीआई प्लेटफॉर्म। हम लोग पेमेंट करते हैं, पहले हमें बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अभी हम लोगों ने इस बात को ज्यादा एहसास किया होगा कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं वो कितनी बेटर है एज कम्पेयर टू अदर पेमेंट्स। ठीक है ना, तो लाइक अभी बोला जा रहा था कि जो हमारी लाइक पैसे हैं और पैसों के थ्रू भी कोरोना स्प्रेड हो रहा है, ऐसा माना जा रहा था, जैसा लाइक ऐसा न्यूज में था। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इस लाइक अभी यूपीआई के बारे में, अब P2P हमारी जो पेमेंट्स हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से हो रही हैं। अब दूसरा क्या है, अबाउट नेशनल ओपन डिजिटल अब इकोसिस्टम है, इट कैन बी डिफाइंड एज ओपन एंड सिक्योर डिलीवरी प्लेटफॉर्म एंकर्ड बाय ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म। अब अगर सब कुछ ऑनलाइन रहेगा तो हमें भी ये सारी चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी कि ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, अब हम इनके बारे में बात करते हैं। लाइक 3 की कंपोनेंट्स क्या है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म, गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड कम्युनिटी ऑफ एक्टर्स। एक्टर्स कौन है, जो जिन्होंने काम करना है, जिनके साथ है। प्लेटफॉर्म क्या है, टेक्नोलॉजी। अब फ्रेमवर्क क्या है, क्या काम होना है, किसी भी काम का एक फ्रेमवर्क होता है। अब कंपोनेंट्स हम पहला सबसे देख रहे हैं, डिलीवरी प्लेटफॉर्म। डिलीवरी प्लेटफॉर्म में क्या है, मॉड्यूलर एंड एप्लीकेशन विद ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API, फॉर एग्जाम्पल आधार ऑथेंटिकेशन। Next is data registries and exchange of interoperability. Stack which combine application protocol and end user solution. अब delivery ultimate, अगर हम Amazon की एग्जांपल लेके चलो, उनकी एक पर्टिकुलर नहीं, चलो हम Amazon रहने देते हैं, हम इसी की लेते हैं, आधार कार्ड की। आधार ऑथेंटिकेशन है। अब आधार के साथ हमारे जो जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, लाइक जो हम गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो हमें किसके थ्रू मिल रही हैं, आधार के साथ। अब वो क्या है, उसकी आधार हमारे बैंक के साथ भी लिंक है, हम आधार हमारे स्कूल में भी जब एडमिशन सब भी हमारा लिंक होता है, तो एक आधार के साथ हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लिंक होती जा रही है। अब हमें कुछ भी अगर उसके साथ एप्लीकेशन पे प्रोटोकॉल यूज करना हो तो हमें ईजी रहेगा कि ये मेरा आधार नंबर है, इसके साथ मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के दे दी जाए, तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इजीली मिल सकती है। नेक्स्ट इज गवर्नेंस लॉ एंड रूल। तो गवर्न द इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम को गवर्न करने के लिए एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन टू अपहोल्ड दीज रूल्स। कुछ एक रूल्स है जो हमें पता चाहिए। प्लेटफॉर्म ओनरशिप एंड असेस, के ये इसका ऑनर कौन रहेगा और इसको असेस कौन करेगा। हम सारा डाटा तो हम इंटरनेट पे डालते हैं, क्या वो सिक्योर भी रहेगा, क्या वो सस्टेनेबल रहेगा फाइनेंसिंग मॉडल के लिए। टैलेंट एंड एक्सपर्टाइज, उस पर्टिकुलर पोर्टल को हैंडल करने के लिए हमें कोई एक टैलेंट भी चाहिए कि वो जो उसको हैंडल करेगा और वो कैसे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमेन स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। ओके, अब कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी को कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ यूजर एंड बिल्डर हु वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ वैल्यू ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अब इन सबको हमने एक उसके साथ लेना है बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक लूप। अब जो भी लाइक अब देखो, अब कोई नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज सीधी परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो भी है हम लोग फीडबैक साथ साथ लेते रहेंगे, ताकि जो हम अपने नेक्स्ट जो काम करेंगे उसमें हम उसको सुधार कर सकें। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपने जो भी अभी लेक्चर, मेरे लेक्चर अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करो। और अगर आप चाहते हो कि हमारे जो मेरे लेक्चर्स हैं कंटिन्यूसली आप तक पहुंचते रहें, तो उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन पे भी प्रेस करो। तो लाइक इससे मुझे क्या एक तरह की फीडबैक ही मिल रही है। और अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है या कुछ एक आप चाहते हो कि मैम ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, तो आप उसे कमेंट में भी लिख के बता सकते हो। ओके, तो ये हमारे फीडबैक के लिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स फॉर द डिजाइन। अब प्रिंसिपल्स क्या है, बी ओपन एंड इंटरऑपरेबल। अब जो भी चीज है जो सबके सामने है, सब
ओपन हो कि ऐसा है, ऐसा ही होगा। लाइक जीएसटी नंबर है, अब जो जीएसटी नंबर है वो हर कंपनी जो फैक्ट्रीज है उनके बाहर लगा है, अब ये ओपन है। अब बार बार लोगों को, दुकानदार को, व्यापारी को परेशान नहीं करेंगे, उनका वो चेक करेंगे, उनकी डिटेल्स चेक कर लेंगे कि हाँ इनका पेड है, इनको लाइक इन्होंने अपना जीएसटी पे किया है या नहीं किया, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो लाइक जो भी है वो ओपन ही रहेगा। इंश्योर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, प्राइवेसी बाय डिजाइन प्रिंसिपल, like Estonia's e-health system. ओके, अडॉप्ट है एजाइल डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल, मतलब जो भी है वो डेटा ड्रिवन हो, डेटा के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। डिफाइन अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब जेम प्लेटफॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। आप मुझे बताओगे कि जेम क्या है और ये किसके साथ डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश रूल। ओके, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप ये भी कमेंट में बता दोगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड कर दूंगी। ओके, एस्टैब्लिश रूल ऑफ एंगेजमेंट, हैव क्लियर डेलीगेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक किसका क्या काम है वो सब क्लियर होना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह की मिसमैनेजमेंट को अवॉइड कर सके। एक ट्रांसपेरेंट डेटा गवर्नेंस हो, हाँ ये एक राइट टू कैपेबिलिटीज हो, और सूटेबल फाइनेंसिंग मॉडल हो, एक सूटेबल मॉडल हो जो सबको समझ आए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योर इंक्लूसिवनेस, कि किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना, कितना अफोर्डेबल सेल्स रहेगा, तो किसने क्या सेल्स करना है, डिजाइन एंड कोऑर्डिनेशन, उसकी जो फैसिलिटीज है वो सबके क्लियर हो। लाइक आप लोगों को व्हाट्सएप यूज करना मुश्किल नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वो सब आपको पता है कि चैट पे क्लिक करेंगे चैट स्टार्ट हो जाएगी, लाइक एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो लाइक हमारा मैसेज चला जाएगा। तो ऐसे ही एक अच्छा लाइक प्लेटफॉर्म बनाने। ड्राइव एंड एंड यूजर एंगेजमेंट, स्प्रेड अवेयरनेस वाया ऑफलाइन एंड ऑनलाइन चैनल, जब तक वो स्टार्ट नहीं हुआ तब तक उसकी अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है। बेनिफिट्स क्या, सिटीजन के लिए क्या होंगे, वो एंड यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा, जो लीकेज है उसमें प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फॉर गवर्नमेंट बॉडीज क्या होंगी, जो उनके ऑपरेशन है, रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी एंड फास्टर, लाइक एक ही काम को बार बार करने का जो उनका काम है वो खत्म हो जाएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और उनका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। डिलीवरी सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी में फर्क आएगा, एंड सेविंग फ्रॉम इकोनॉमिक इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाया शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जैसे मैं इसको खोल के बैठी हूँ, लाइक आप या तो लैपटॉप या आपके पास दो फोन होंगे ना, तो एक फोन पे आप वीडियो ऑन कर लीजिए, दूसरे फोन पे आप उसको साथ साथ उसी पेज पे आप पढ़ते रहिए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उसमें से इस पर्टिकुलर पीडीएफ को निकाल के, तो आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प मिलेगा। ओके, एंड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स एंड द बिजनेसेस, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएंगी एंड इनहांस होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप मुझे बताओगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा कौन सा रैंक है इंडिया का इस बार की रिपोर्ट में, और इसको कौन पब्लिश करता है? ओके, प्रोमिनेंट एरियाज कौन से? स्किलिंग, अब हमने बोल तो दिया कि हम इतना इतना काम करेंगे, हमें टैलेंट की और स्किलिंग जॉब की भी तो इसके लिए जरूरत है, वो पर्टिकुलर वैसा लोग भी तो चाहिए जो इन स्किल्स को लाइक ऐसा कुछ मॉडल बना सके, ऐसा कोई फ्रेमवर्क ला सके। अब एग्रीकल्चर तो हमारा अच्छा चल रहा है, लाइक उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब एमएसएमई माइक्रो, अब उसको कैसे ऑटोमेट करना है, उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी हमारे जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जब नई स्कीम्स आती हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, उनको वहां से कैसे मिलनी है, एमएसएमई को कैसे उसका बेनिफिट मिलना है, या पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इन सबके साथ उसका लाइक उसकी एप्लीकेशन, लाइक प्रोमिनेंट एरियाज क्या रहने वाले हैं उसके, स्किल्स, जॉब एरिया, लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर्स एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारा देश उतना पहले खुश था, लाइक अब और दुखी हो गया, और इतना दुखी हो गया कि हमसे खुश हमारे पड़ोसी राज्य हैं। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी एक 8th एडिशन आया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, जो रिलीज करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। अब इसमें क्या हुआ है, जो फिनलैंड है उसने टॉप किया है, उसके लिए हमें बहुत खुशी है, किसमें से 156 कंट्री में से, लेकिन जो हमारा रैंक है वो 144 है, जबकि पिछली बार जो था वो 140 था। अब हम जो हमारा है वो बॉटम 15 ग्रुप में हम आ गए हैं। जो इंडिया का रैंक है इतना लोअर है कि नेपाल का 92 है, पाकिस्तान का 66 है, लाइक हम पाकिस्तान से भी गए गुजरों में चले गए हैं हैप्पीनेस में, क्योंकि हम इतने खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स क्या कह रहा है कि जो अर्बन रूरल डिफरेंस है इंडिया में वो बहुत ज्यादा हाई है। ओके, पेरी अर्बन एंड पॉपुलेशन वाज हैप्पियर, पहले जो थी वो पॉपुलेशन हैप्पियर थी, लाइक पेरी अर्बन पॉपुलेशन वाज हैप्पियर देन अर्बन पॉपुलेशन। जो रूरल लोग हैं वो ज्यादा खुश है एज कम्पेयर टू अर्बन। अब ऐसा क्यों है? अगर मैं अपनी एग्जांपल लेके चलूं तो हम लोग क्या है कि हमें प्यूमा के शूज नहीं मिले तो ये गलत है, यार मुझे ये वाले शूज क्यों मिले, ये गलत है। लाइक हम खुश नहीं होते, जो हमारे पास है
हम उससे नहीं खुश होते, हम जो नहीं है उसके लिए हम रोते हैं, इसीलिए माइट भी ऐसा है। द हैप्पीनेस स्टडी रैंक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द गैलप वर्ल्ड पोल। अब इसमें क्या जो रिजल्ट है वो बहुत सारे फैक्टर्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है। कुछ ऑब्जर्वेशंस ये भी कहती हैं रिपोर्ट की जो डिटरमाइन करते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग द हैप्पीनेस, वो क्या क्या है। फ्रीडम कितनी है, हम कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, हमारी इनकम कितनी है, एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। जो हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग कितनी कितनी उम्र तक जी रहे हैं, 70 से 80, 40 से 30 या 20 से 50, वो इनकम, हेल्थ अमंग अदर। ओके, टैकलिंग द करप्शन, हम करप्शन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बेसिक पब्लिक सर्विसेज को भी हमारी कंप्लेंट्स ही रहती है, एंड पर्सनल फ्रीडम और पार्टिसिपेट इन सिविल सोसाइटी। हायर हैप्पीनेस ऑफ द नॉर्डिक कंट्री, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनमें जो हैप्पीनेस है वो ज्यादा देखी गई है। ओके, अब ड्यू टू द सोशल ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन एंड सोशल कनेक्शन, अब जो रूरल पॉपुलेशन है वो हैप्पियर है एज कम्पेयर टू द अर्बन, ये मैंने आपको बताया कि ऐसा रिपोर्ट में आया, ऐसा मैं नहीं कह रही। क्लोजनेस ऑफ द रिवर, अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो लोग रिवर के, कनाल के, मतलब अच्छी लाइक जिनका आस पास का जो एरिया है वो ज्यादा क्लियर है, वहाँ के लोग ज्यादा हैप्पियर हैं। लेकिन हमारे देश इंडिया में तो शहरों में तो ऐसा नहीं होता। ओके, अब इसके साथ हमारी जो पॉलिटी है वो हमारी कवर हो जाती है। मैं भी थक गई हूँ, तो आज के लिए हम पॉलिटी करते हैं, उसके बाद हम जो नेक्स्ट होगा उसके लिए हम इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए खुश रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।